अब हम अपना डिफरेंट स्पेसिफिक कॉस्ट में से एक पहली कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, उसको डिटेल में समझते हैं और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका पूरा डेरिवेशन यहां पे समझाएंगे अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। तो देखिए यहां पे हम पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, फिर हम इस फॉर्मूले को भी देखेंगे व्हाट इज दिस फॉर्मूला और कैसे ये कंप्यूटेशन करने में हेल्पफुल होगा। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल? Such capital is generally obtained through the issue of debentures। देखिए डेट का नाम जब भी आता है कंपनी के केस में तो हम डिबेंचर्स को याद करते हैं, तो वही चीज लिखिए, जनरली obtained through the issue of debentures। The issue of debentures may involve a number of flotation charges। जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। सपोज मेरी कंपनी है, हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं अगर, तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना होगा, फ्लोटेशन चार्जेस होंगे जो फ्लोट करेंगे मार्केट में, जिसको हम फ्लोटेशन चार्जेस शॉर्ट में कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो फ्लोटेशन चार्जेस में प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराना, एडवर्टाइजमेंट करना, ब्रोकरेज देना, अंडर राइटर्स को रखना, अंडर राइटिंग कमीशन को पे करना, ये सारे एक्सपेंसेस मेरी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं डेट का। डेट से जितना भी फंड रेज होगा उसमें जो भी एक्सपेंसेस हुए, मेरे जितने भी खर्चे हुए, वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो खर्चे क्या क्या होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग चार्जेस होंगे, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाएंगे फिर इशू करेंगे मार्केट में, प्रिंटिंग चार्जेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ब्रोकरेज देंगे, अंडरराइटिंग कमीशन देंगे, ये सारी चीजें। डिबेंचर कैन बी इशूड। अब डिबेंचर को हम पार पे भी इशू करते हैं, मतलब 100 का 100 रुपीज पे डिबेंचर इशू किया गया। डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, 100 के डिबेंचर्स को 90 रुपीज में इशू करना, प्रीमियम 100 के डिबेंचर्स को 110 एंड सो ऑन इस रेट पे इशू करना। तो डिबेंचर 3 फॉर्म में इशू किए जा सकते हैं, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये आपको पता ही होगा। These cost have a direct bearing on cost of capital। तो ये जितने भी हमने एक्सपेंसेस बताए ये सब मेरे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन में बता देगा कि प्रिंटिंग चार्जेस इतने लगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में, इशू करने में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करने होंगे। सारे एक्सपेंसेस ऐड करिए, इंटरेस्ट पेबल को बेस बनाइए। अभी हम आगे बताएंगे इंटरेस्ट पेबल क्या है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि कॉस्ट मेरी क्या क्या लग सकती है और वो डायरेक्ट इंपैक्ट करती है, डायरेक्ट बेयरिंग इंपैक्ट देती है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने में। अब फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालने का? कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज IP अपॉन NP इंटू 100। तो देखिए जब भी आप डिबेंचर इशू करेंगे तो आप उस पर इंटरेस्ट देंगे। सपोज आई एम अ कंपनी, हमने एक डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर हमने इशू किया तो पैसा ले लिया और उनको हम रिटर्न में क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में देंगे। तो वही चीज है, देखिए IP इंटरेस्ट पेबल, NP इज जितना पैसा रिसीव हुआ, नेट प्रोसीड। अगर 100 रुपीज का डिबेंचर मैंने इशू किया है तो हम उन लोगों को डॉक्यूमेंट देंगे जिनको हम इशू कर रहे हैं, वो हमें रिटर्न में क्या देंगे, कैश। 100 रुपीज का हम उनको इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। 100 रुपीज जब मैंने उनसे लिया है तो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। सपोज 10 रुपीज का इंटरेस्ट पर ईयर हम पे कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट पेबल हो गया और ये नेट प्रोसीड हो गया, जो पैसा मुझे प्रोसीड मिला। वही चीज है IP इज इंटरेस्ट पेबल, जो हम पे करेंगे इंटरेस्ट, विच इज 10 और 100 नेट प्रोसीड, कितना रुपए मिला, 100 रुपीज इंटू 100 कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट पता चल जाएगा। बिफोर टैक्स, टैक्स के बाद निकालना है तो टैक्स माइनस कर दीजिएगा, आफ्टर टैक्स हो जाएगा। आई थिंक बहुत सिंपल सा था। अब हम इसमें कुछ टेक्निकल चीजें लेकर आते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि डिबेंचर को पार पे इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। अब हम आगे देखेंगे कि इन तीनों टेक्निकल चीजों को यूज करके अगर क्वेश्चन बोलता है तब लोगों ने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह उसको निकाला जाता है। बट डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है, जो डेट का पार्ट होते हैं, वो डिबेंचर्स का नेचर डिफरेंट होता है। तो वही चीज देखते हैं। अब इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करके फॉर्मूले को पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहला है, देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिबेंचर्स मे बी ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज परपेचुअल एंड रिडीमेबल। 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, एक तो परपेचुअल जो कंपनी के लाइफ टाइम तक चलते हैं, और रिडीमेबल जिसका टाइम पीरियड होता है, हो सकता है 15 ईयर्स बाद रिडीम किए जाए। तो ऐसे 2 तरीके के डिबेंचर के नेचर होते हैं। अब इन दोनों के केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कैसे निकाला जाएगा वही हम यहां समझेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। अगर परपेचुअल डेट है हमारा, डिबेंचर के फॉर्म में है या किसी और के फॉर्म में, तो उस केस में कैसे कैलकुलेशंस की जाएंगी, क्या फॉर्मूला होगा, फिर हम देखते हैं। चलिए, those debentures which will not be redeemed during the lifetime of a company, in such case the amount of IP and NP can be ascertained as under। देखिए, ये परपेचुअल डेट वो डेट है
जो रिडीम नहीं होंगे, विल नॉट बी रिडीम्ड कंपनी के लाइफ टाइम में, मतलब कंपनी जब बंद होगी तभी रिडीम किए जाएंगे। जब तक कंपनी चल रही है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो तब तक वो डिबेंचर या डेट चलता रहेगा। तो ऐसे अगर कंपनी ने इस तरह के परपेचुअल डेट इशू किया है, तब कैसे कैलकुलेशन की जाएगी वो अब यहां पर हम देखते हैं। तो इस केस में आईपी और एनपी को कैसे निकाला जाएगा, पहले हम एक जगह फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम किस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हम निकाल लेते हैं, सीबी था हमारा, इसका फॉर्मूला था आईपी अपॉन एनपी इंटू 100, बिफोर टैक्स का ये फॉर्मूला था, बिफोर टैक्स। अब ये एक तो जनरल फॉर्मूला है। अब इस जनरल फॉर्मूले को दो केस में डिवाइड किया जाएगा। अगर हम परपेचुअल डेट निकालेंगे तो आईपी क्या होगा वो हम यहां पे देखिए दिया हुआ, आई विल बी इक्वल टू नॉमिनल, जो क्वेश्चन में रेट दिया होगा इंटरेस्ट का वही ये माना जाएगा आईपी। तो इंटरेस्ट पेबल का जो भी कूपन रेट दिया होगा क्वेश्चन में वही मेरा आईपी हो जाएगा। लेकिन एनपी, जिसको हम नेट प्रोसीड बोलते हैं, डिबेंचर या डेट को इश्यू करके जो पैसा हमें मिला, दैट इज एनपी। तो एनपी निकालने के यहां पे तीन केस बन जाएंगे। एक तो था हमने आपको बताया था पार, डिस्काउंट या प्रीमियम। तीनों में कॉस्ट निकालनी है, एनपी पता लगाना है कि कितना पैसा मेरे पास आया। तो उसका फॉर्मूला है, अगर डिबेंचर को पार वैल्यू पे इशू किया जाएगा, 100 के डिबेंचर को 100 पे इशू किया जाएगा, उस केस में एनपी हो जाएगा पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन चार्जेस जितने भी हमने आपको लगवाए थे अभी। जैसे हमने आपको बताया था प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, अंडर राइटिंग, ये सारे माइनस कर दिए जाएंगे। सपोज 100 रुपीज के डिबेंचर इशू किए गए हैं, फ्लोटेशन चार्जेस 15 है पर डिबेंचर और एक्सपेंसेस जो हुए हैं हमारे सपोज 5 रुपीज के, तो ओवरऑल एनपी हमारा हो जाएगा 80 रुपीज। तो नीचे एनपी हो जाएगा 80। इसी तरह आते हैं डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा एनपी इज इक्वल टू पार वैल्यू, सपोज 100 रुपीज का है, डिस्काउंट अगर 5 रुपीज दिया है तो यहां डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट और फ्लोटेशन चार्जेस जितने भी होंगे वो माइनस कर दिए जाएंगे। सपोज 5 रुपीज का डिस्काउंट है, फ्लोटेशन चार्जेस 15 आ रहा है, तो इस केस में मेरा नेट पेबल जो नेट प्रोसीड्स होगा, नॉट पेबल प्रोसीड्स, तो 80 हो जाएगा। तो यहां पे एनपी इस वाले केस के लिए 80 इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले से। अब आते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्रोसीड्स जो हमें हुआ है वो ज्यादा हुआ है। 100 रुपीज के डिवेंचर को हमने इशू किया है 110 में, तो मेरे पास 110 रुपीज आएंगे और फ्लोटेशन चार्जेस माइनस कर दिए जाएंगे। सपोज 10 रुपीज के फ्लोटेशन चार्जेस है तो 100 रुपीज आ गया हमारे पास। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एनपी इज इक्वल टू पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो प्रीमियम पे इशू किया गया माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। तो तीन फॉर्मूले हमारे सामने आ गए एनपी के, एक तो ये फॉर्मूला था, एक ये और एक ये। इन तीनों फॉर्मूले से हमें इस फॉर्मूले में परपेचुअल डेट के क्वेश्चन को रख के सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, विच इज रिडीमेबल। इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। परपेचुअल डिबेंचर में हमने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेशंस की जाएंगी। अब आएगा रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये ऐसे डिबेंचर्स हैं जिनको कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर ही रिडीम कर दिया जाएगा। इट मींस कि उनका जो भी प्रोसीड उनसे लिया गया है, पैसा लिया गया है, उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न कर दिया जाएगा तो मैच्योरिटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जितना पैसा हमें मैच्योरिटी पे रिटर्न करना है आफ्टर 15 ईयर्स 18 ईयर्स, तो वो होगा यहां पर। When debentures are redeemed during the lifetime of the company, the principal amount is returned। देखिए वर्ड लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करना होगा बैक टू द होल्डर। अब जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाएगा आइदर एट पार, आइदर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो तीन केस यहां पे भी बनेंगे रिटर्न करने वाली वैल्यू पे। नेट प्रोसीड में तो तीन केस हमने अभी आपको बताया, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। रिटर्न करते समय भी तीन केस बन सकते हैं, तो उन तीनों का ध्यान में रखना होगा। माइनस करके या ऐड करके प्रीमियम है तो वैल्यू निकालनी होगी। पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फ्लोटेशन कॉस्ट और एनपी का कैलकुलेशन उसी तरह किया जाएगा जैसे अभी हमने आपको बताया, माइनस कर दिया जाता है। और नेट प्रोसीड निकालने के लिए तीन केस जो बनते हैं वो सेम रहेगी। तो जब हमारा रिडीमेबल डिवेंचर होगा, इट मींस कि कुछ टाइम पीरियड बाद वो रिडीम कर दिए जाएंगे, मतलब उनको पैसे को लौटा दिया जाएगा। उस केस में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इस फॉर्मूले में है सीबी, कॉस्ट ऑफ डेट, विच इज आईपी, इंटरेस्ट पेबल प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन, एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ये पूरा फॉर्मूला यूज करना होगा। आईपी इज इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल है ये। एमपी इज मैच्योरिटी वैल्यू,
एनपी इज नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड के 3 केस बनेंगे, आपको पता है इसके 3 केस बनेंगे, पार प्रीमियम डिस्काउंट, और इसके भी 3 केस जो बनेंगे वो हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। फिर है एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, जो हमारा टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड, कितने दिन बाद वो, कितने ईयर्स बाद वो रिटर्न किए जाएंगे, डिबेंचर्स के भी जो भी वैल्यू है, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट किस तरह रिटर्न किया जाएगा, तो वो कितने टाइम पीरियड बाद हो सकता है, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, जो भी है वो हमें एन की जगह रखने होंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, वहां पे एन की जगह आ जाएगा। आई थिंक बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। अब हम कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें परपेचुअल डेट एंड रिडीमेबल डेट दोनों के ही क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे।